राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता है कि आजकल पत्नियां बिना किसी कारण के पति और उसके परिवार वालों के ऊपर तमाम सारे फॉल्स केसेस डालकर उन्हें फंसाकर जाकर मायके में बैठ जाया करती हैं। ऐसा लगता है शादी को पत्नियों ने सिर्फ पैसा वसूलने का धंधा बना रखा है। शादी को निभाना, शादी के मतलब को समझना, शादी के ऑब्लिगेशन को निभाने में वो बिल्कुल फेल होती चली जा रही हैं और साथ ही अपने लिए बनाए गए कानूनों का धड़ल्ले से दुरुपयोग करती जा रही हैं। उन्हें ना ही शादी से मतलब है, ना ही अपनी जिम्मेदारियों से मतलब है। उन्हें मतलब है तो बस सिर्फ पैसे से। शादी को उन्होंने एक बिजनेस बना रखा है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी पति पत्नी के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की। तो वीडियो में मैं सबसे पहले आपको हिंदुस्तान के कानून की एक ग्राउंड रियलिटी बताती हूँ। आप इतना समझ लीजिए कि जैसे ही अगर कोई डिस्प्यूट शुरू होता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पति पत्नी के बीच में, तो फिर वो शादी नहीं टिकती। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो शादी टिके, क्योंकि एक बार जो लड़की ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, अपना सब कुछ मान सम्मान छोड़कर आपके खिलाफ धड़ाधड़ डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस, क्रूएलिटी, डाइवोर्स जैसे इतने सारे फॉल्स केसेस डाल रही है आपके ऊपर, तो उसका मकसद तो घर बसाने का नहीं है। और दूसरी बात ये, क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून है जो पुरुषों को प्रोटेक्ट करता हो, माता पिता को प्रोटेक्ट करता हो? अब इन सब का क्या दोष है जो वो बेचारे इम्प्लीकेट हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में मैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस की बात कर रही हूँ। अब चूंकि लड़की का पर्पस घर बसाना तो होता नहीं है, उसका पर्पस होता है मेंटेनेंस वसूलना। आपको बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में सबसे पहले इंटरिम मेंटेनेंस की एक एप्लीकेशन जाती है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो यहाँ पर माता पिता और पति सब बेचारे इम्प्लीकेट हो जाते हैं। पत्नी का यहाँ मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूलने का, मनी एक्सट्रैक्ट करने का और अपना गुंडा राज चलाने का। उसके पास कोई रीजन नहीं होता कि वो क्यों छोड़ कर गई है। मैरिटल ऑब्लिगेशन निभाने में वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी होती है और उसे चाहिए होता है सिर्फ मेंटेनेंस। अब मैं आपको बता दूं कि हस्बैंड किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के केस में डिफेंस ले सकता है। इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी सर्विस थ्रू व्हाट्सएप, ऑनलाइन या किसी भी ऑनलाइन मोड से नहीं मानी जाएगी जब तक कि कोर्ट का प्रोसेस सर्वर आपके पास सर्विस देने नहीं आता। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ कि आप सर्विस को एग्जीक्यूट होने ही ना दें। और अगर कोर्ट का कोई बंदा आया है, सर्विस ले ली है, तो कोर्ट को शुरू ही ना होने दें। एक अच्छा एडवोकेट हायर कीजिए और वो आपको ये सारी बातों को बताएगा। और आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर इसी तरीके से कोर्ट को शुरू ही ना होने दें। आपकी एब्सेंस में कोई इस तरीके का स्टेप नहीं लेगी कोर्ट आपके अगेंस्ट, आपकी एब्सेंस में कुछ भी नहीं करेगी। 2, 4, 6, 8 महीने, साल भर निकल जाने दीजिए। ऐसे में लड़की का झूठा ईगो और उसका पेशेंस टूट जाता है और वो सेटलमेंट टेबल में आने की तैयारी करने लगती है। आपको यहाँ पर कोशिश करना है कि इंटरिम मेंटेनेंस बंधने ना दे। कोर्ट जैसे ही आप अपीयर होंगे, आपका इंटरिम मेंटेनेंस बांधने की कोशिश करेगी। आपको यहाँ पर डरना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने एप्लीकेशन दी है, इनकम एसेट लायबिलिटी का एफिडेविट देना जरूरी है। उसमें उसको सारी डिटेल दिखानी होगी कि उसके नाम कितनी प्रॉपर्टी स्टैंड करती है, बैंक में उसका कितना पैसा है। और जब तक आपकी पत्नी इनकम एसेट लायबिलिटी एफिडेविट नहीं देती है, तब तक कोर्ट आपका इंटरिम मेंटेनेंस नहीं बांध सकती। यहाँ पर आपको वीक नहीं पड़ना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एडवोकेट के थ्रू आपको कोर्ट से अपनी बात पर अड़े रहना है कि जब तक वो इनकम एसेट लायबिलिटी एफिडेविट नहीं देती है, तब तक आपका मेंटेनेंस ना बांधा जाए, उसी के आधार पर आपका मेंटेनेंस बांधा जाए। ऐसा कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है कि आप कोर्ट में जाकर इन कर देंगे और कोर्ट आपके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देगी। आपको अपने एडवोकेट के थ्रू बताना है कोर्ट को कि ये भी कमाती है और इसके पास भी प्रॉपर्टी है। देखिए, आपको बता दें यहाँ पर कि 2005 में हिंदू लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट आया है कि हिंदुस्तानी बेटियों का अपने पिता की संपत्ति पर भी हक है।
अब पत्नी क्या कर रही है कि मायके की जो संपत्ति है वहां तो वो मना कर रही है कि मुझे संपत्ति पे हिस्सा नहीं चाहिए, पिता के लिए नहीं चाहिए, भाई के लिए छोड़ देती है, पिता के लिए छोड़ देती है। और यहाँ पर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की शादी है और हिस्सा चाहिए आधा, संपत्ति पर अधिकार चाहिए पूरा पूरा। जो मकान ससुर ने बनवाया है उस पर भी उसको हिस्सा चाहिए, वहां पर रहने का अधिकार चाहिए, और जो पति कमा रहा है उसका पैसा चाहिए, सब कुछ उसे चाहिए। 2 महीने 3 महीने के शादी में उसने कुछ अपनी जिम्मेदारी को उठाया भी नहीं, निकल गई, झूठे केसेस किए, ऊपर से उसको संपत्ति चाहिए, अधिकार चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करोड़ों रुपया एलिमनी चाहिए। अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार ले ले, उसको तो जहाँ तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उसने बिताया और यहाँ तो मात्र कुछ ही दिन बिताए हैं। ये सब भी आपको अपने जवाब में मेंशन करना होगा। नंबर 2 क्या होता है कि वो झूठ बोलती है कि उसका जितना भी स्त्री धन है वो पति के पास, मदर इन लॉ के पास है, फादर इन लॉ के पास है, जबकि डे 1 से वो अपने पैसे की ही रिकवरी करती है। उसको पैसा बचाना है, शादी नहीं बचाना है, संबंध नहीं बचाने हैं, परिवार नहीं बचाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज आपका नुकसान हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा होने वाला है। और जो लड़की सिर्फ पैसे पर जा रही है, जो भटक गई है, जिसने आपके ऊपर केस डाल दिए हैं, तो उसके ईगो को तोड़ना सबसे पहली बात है। आपकी हिम्मत बनाए रखिए, उसके ईगो को, उसके अहम को जब तक आप तोड़ ना दें और उसको उसका वास्तविक जो चेहरा है वो न दिखा दें, तब तक आप डटे रहिए, हिम्मत बनाए रखिए, उसका मेंटेनेंस कतई बंधने मत दीजिए। अब यहाँ पर कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी है आपको कि आपकी गवाही में लगा दिया जाए केस, क्योंकि आपको भी अपना सारा डिटेल देना है। आप भी अपने इनकम एसेट्स की लायबिलिटी का एफिडेविट वहां पर देंगे। आपने कोई होम लोन ले रखा है वो भी आपकी लायबिलिटी है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, आपके माता पिता की देखरेख, आपके माता पिता के ऊपर खर्च होने वाला पैसा, और भाई बहन की पढ़ाई लिखाई में खर्च होने वाला पैसा, और आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, आपने कोई लोन ले रखा है, ये सब कुछ आपकी लायबिलिटी के अंदर है। और यहाँ वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1/3 आपसे ले सकती है, और उसे भी उसे साबित करना होगा। आपको यहाँ पर यह भी देखना है कि अपनी मर्जी से गई है पत्नी तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, एडल्ट्री में है तो भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना है। हर स्टेट में बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं, पर्सन टू पर्सन, स्टेट टू स्टेट चीजें वेरी करती हैं। कभी कभी जो चीजें हमारे अगेंस्ट होती हैं वो लॉन्ग टर्म में जाकर हमारे फेवर में आ जाती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हमारे फेवर में जो चीजें होती हैं वो लॉन्ग टर्म में जाके हमारे अगेंस्ट हो जाया करती हैं। लेकिन आपकी अप्रोच यहाँ पर ये होनी चाहिए कि मैं अपनी पत्नी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और इसकी गलत बातों में नहीं आऊंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस में कोई FIR नहीं होती, कोई कन्विक्शन नहीं होता और कोई पनिशमेंट नहीं होता। 125 CRPC में फाइनल आर्ग्यूमेंट में मेंटेनेंस को एब्सोल्यूट माना जाता है, और इंटरिम मेंटेनेंस सिर्फ पैसे लेने का तरीका है, पैसे वसूलने का धंधा है। सामने वाले को लूट लो और जितना ज्यादा चाहे उतना लूट लो, और एक बार इंटरिम बंध जाने के बाद वो कभी विटनेस बॉक्स में नहीं आएगी, अपने आप को क्रॉस नहीं होने देगी। और आपको रिक्वेस्ट करना है कोर्ट से कि वो जल्दी से जल्दी 15-15 दिन की डेट्स आपको दे, और आप उस लड़की को क्रॉस करवाना चाहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग में कोई झूठी लड़की टिक नहीं पाती। ज्यादातर 95% फॉल्स केसेस क्रॉस में खत्म हो जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के लॉ को समझ लीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस के केस के संबंध इमीडिएट आते ही नहीं है। एक अच्छा एडवोकेट आपको इन सारी बातों में गाइडेंस देगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिसेंटली इस बारे में बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं, तो एक अच्छा एडवोकेट एंगेज करने का ये फायदा होगा, तमाम सारे इसी तरीके के नए जजमेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और अपने केस को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि लड़कियां पहले से अफेयर भी चला लेती हैं। ऐसे ही एक केस में मेंटेनेंस बनने के बाद रिकवरी कराई गई। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको और बताती हूँ कि चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो और चाहे 125 CRPC का केस हो, अगर पत्नी इनकम एसेट लायबिलिटी के एफिडेविट में झूठ बोल रही है
तो 340 CRPC की एप्लीकेशन लगती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट है इससे रिलेटेड, जो ये कहती है कि इनकम एसेट लायबिलिटी में लड़की ने झूठ बोला है और आपको पता है कि उसके सारे प्रूफ्स आपके पास हैं, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो एडल्ट्री में है, आपके पास उसके प्रूफ्स हैं, आपके पास उसकी व्हाट्सएप चैट है, आपके पास तमाम सारे वीडियोस हैं। इनके बेस पे आप 340 CRPC की एप्लीकेशन लगाएं और जब तक 340 CRPC की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूं और आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए इस बात को कि अगर आपकी पत्नी ने इनकम एसेट लायबिलिटी का झूठा एफिडेविट दिया है और आपके पास प्रूफ्स हैं, आप अपने एफिडेविट के साथ एक एप्लीकेशन जरूर दीजिए कोर्ट को और कोर्ट को कन्विंस कीजिए कि रॉन्ग डूअर्स कैन नॉट टेक बेनिफिट्स। इस तरीके से करने वाली, कोर्ट को गुमराह करने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। और जैसे ही आपने 340 CRPC की एप्लीकेशन लगाई, उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे चला जाएगा और फिर जो केस आपका 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में डिसाइड होना होगा, वो आपका 5 पैसे में डिसाइड होगा, वो भी सामने वाले को हरा कर। देखिए, एक बार लड़की ने अगर केस डाल दिया और अगर बच्चे हैं तब तो काउंसलिंग में घर को बचाया जा सकता है, गृहस्थी बचाई जा सकती है, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो ऐसी लड़की को छोड़ देना ही सबसे सही उपाय है। जब तक कि लड़की अपनी झूठी ईगो को ना तोड़ दे, तब तक उससे कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपको अपनी जिद पे अड़े रहना है, क्योंकि आपकी भी ईगो है, क्योंकि अगर वो झूठी है तो उसकी ईगो के सामने आपको कतई नहीं झुकना है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सेक्शन 9 डाल दें। सेक्शन 9 क्या होता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। वो अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रही है, तो ऐसे में कोर्ट उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है। केसेस में झूठी 2, 3, 4, 5 साल तक मैटर ऑफ राइट FIR हो जाती थी, लेकिन अब कोर्ट ने काउंसलिंग के सेशन कर दिए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार का जजमेंट है और इसके अलावा स्टेट वर्सेस अचल ऑफ हरियाणा की जजमेंट है, जो ये कहती है कि ऑर्डिनरी वे में FIR नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि 498A आपको केवल ओवरबर्डन करने के लिए किया जाता है। वो चाहती है कि आप ओवरबर्डन हो, आप क्रिमिनल हो, आप अपनी बेल कराओ, 10, 20, 25 लाख खर्च करो, तो इसी में वो भी 1 करोड़ मांगेगी। आपको उसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको उससे सीधा पूछना है कि तूने घर बसाने के लिए शादी की थी या पैसे वसूलने के लिए शादी की थी। अगर एक बार वो झूठा पैसा लेने में कामयाब हो गई तो लॉन्ग टर्म में आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत जरूरी है। कैसे उसको फेस करना है, कैसे उससे इंटरेक्ट करना है और कैसे उसे काउंसलिंग सेशंस में लेके आना है। कभी कभार क्या होता है कि आप जो चाहते हो उसे बोलना नहीं है और जो बोलना है वो आप चाहते नहीं हो। अपने एडवोकेट के थ्रू आप उसे कम्युनिकेट करके उसे हैंडल करने की कोशिश कीजिए। सामने वाला तो सिर्फ आपके ऊपर अटैक करना चाहता है, आपसे मनी एक्सटॉर्ट करना चाहता है, रिवेंजफुल फीलिंग के साथ आया है। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ बदतमीजी करके उनके खिलाफ झूठे एलिगेशंस लगाए हैं जिसने, फिर वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एक और एलिगेशन लगाती है। शर्म के, हया के सारे पर्दे उसने खत्म कर दिए। आप ओवरबर्डन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन आप सुखी भी होंगे। और जहां आप उसके झांसे में आ गए तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अपने अच्छे एडवोकेट से उसको क्रॉस करवाओ और क्रॉस में बड़े बड़े झूठे केसेस हवा में उड़ जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि फाइनल जजमेंट में इंटरिम खत्म हो जाती है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये अर्निंग है, पढ़ी लिखी है, पैसा कमाती है, एडल्ट्री में रह रही है, सिर्फ और सिर्फ मनी एक्सटॉर्ट कर रही विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन, तो अपनी बात पर अड़े रहना है, हिम्मत बनाए रहना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करते हैं कि एकदम से घबरा जाते हैं कि सम्मन आ गया, अब हम क्या करें, कैसे करें, पहले ही पसीने छूट जाते हैं आपके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हिंदुस्तान में बहुत लिबरल लॉ है। सामने जो जज साहब बैठे हैं उनकी भी फैमिली है और वो आपको ऐसे वहां पेश कर देती है कि जैसे वो हीरोइन है और आप विलेन हैं।
बिल्कुल कल्प्रिट हैं। कोई गिल्ट नहीं लानी है। आपकी आज की हार कल की जीत है और उसकी आज की जीत कल की हार होगी। इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा रही हूँ। मेरा उद्देश्य केवल लोगों को एजुकेट करना है, उनको अवेयर करना है, लोगों को समझाना है। ना आपको झूठे डोमेस्टिक वायलेंस से डरना है, ना 125 CRPC से घबराना है, ना 498A से डरना है और ना ही झूठे केसेस से बिल्कुल भी हौसला अपना पस्त करना है या डरना है, घबराना है। बहुत सारे केसेस में लोगों ने खुद के लिए ऑर्डर लिए, ऐसे कि जैसे लड़की की डोमेस्टिक वायलेंस में, जिसमें लड़की कहती है कि राइट टू रिसाइड का मुझे ऑर्डर दिलवा दिया जाए, मुझे घर के अंदर रहने की परमिशन दी जाए। ऐसे में कोर्ट से कहना है कि आज जो लड़की मेरे ऊपर केस डाल रही है, कल को मेरे साथ रह के मुझे जहर खिला देगी और मार डालेगी, इसलिए इसको मेरे घर के अंदर आने की परमिशन ना दी जाए। कोर्ट से ये ऑर्डर लिया जा सकता है कि इसको मैं अपने घर के अंदर नहीं ले जा सकता क्योंकि मुझे इससे खतरा है। और मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ पे केस कर दे, नंद भाभी के ऊपर केस कर दे, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस करें, काउंटर केस कर दे, उसको भी फंसा दे, क्योंकि सारे राइट्स केवल उसी के लिए नहीं है। माता पिता अपने बेटे के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दे, उसकी भी बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो डिफेमेशन का केस कर दें रिश्तेदार नातेदार जिनका नाम उसने 498 में डाल रखा है। बहुत सारे इस तरीके से उसके ऊपर लगा के उसे फंसाया जा सकता है। अभी आपको दांव पेच इसके मालूम होने चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर करूँ। आप इतना घबराइए मत। कितने हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, वो सुसाइड ना करें, लड़ें और अपने को प्रूव करें। फॉल्स केसेस से घबराएं नहीं, आगे बढ़ें, हिम्मत रखें, लॉ को जानें। बहुत सारी इस तरीके के बातें हैं जो कि वीडियो के माध्यम से नहीं कही जा सकती हैं। आपकी भी अगर कोई परेशानी है, आपका कोई इस तरीके का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो रहा है, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम आपके सपोर्ट के लिए तैयार है हमेशा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और 80% के लगभग लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो वीडियो देखने से पहले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अवेयरनेस के जो वीडियोस हैं आप तक हमेशा पहुंचते रहें और आपको एक अच्छी नॉलेज देते रहें। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।